आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा में निजी क्षेत्र में जो भी प्रदेशवासियों को 75% नौकरी में आरक्षण देने का कानून है, कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर के वकील अक्षय भान ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में कुल 9 याचिकाएं दाखिल हुई थी और हरियाणा सरकार ने साल 2020 में निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने का एक कानून बनाया था, जिसमें शुरुआत में 50,000 तक की नौकरियां लागू की गई थी और बाद में इसमें सुधार कर 30,000 तक की नौकरियां लागू की गई। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 75% आरक्षण कानून खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण कानून को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। साथ ही सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ये बताने में भी नाकाम रही कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये कानून बनाया है। आपको बताते चले कि संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत किसी भी सरकार को किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान में देश के 3 राज्यों में निजी क्षेत्र में नौकरी आरक्षण कानून लागू है, लेकिन उन सब के लिए देश की संसद से अनुमति ली गई है। 75% रिजर्वेशन को लेकर जो माननीय हाईकोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था, ये पर्टेन करता था सन 2020 के अंदर एक एक्ट बनाई थी स्टेट ऑफ हरियाणा ने, जिसके अंदर ये कहा था कि 75% रिजर्वेशन रखी जाएगी लोकल कैंडिडेट्स के लिए जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। पहले सैलरी कैप थी 50,000, उसको फिर करके 30,000 को 50,000 कर दिया गया था। जी, अभी कोर्ट में जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है सर, उनकी तरफ से दलील जो थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें अंतिम आदेश क्या दिया? आज ऑर्डर क्या हुआ है सर कोर्ट में? आज आदेश अभी शाम को ही उन्होंने सुनाए हैं। जो ये रिजर्व पड़े थे सारे आदेश, उसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी ये एक्ट थी जिस तरीके से बनाई गई थी, जिसके अंदर 75% रिजर्वेशन दी जा रही है प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संविधान के बरखिलाफ है। इसलिए 4 सवाल फ्रेम किए गए थे। चारों सवालों के ऊपर कचहरी ने जवाब देते हुए इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन 2 कंडीशन पे हुआ था। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जो पार्टी 2 कंडीशन मानेगी हम उसको समर्थन देंगे। कांग्रेस ने तो कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो में हमारे साथ आ जाओ। 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% हरियाणा के युवाओं के रोजगार में आरक्षण जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आज ये बात सामने आ गई है। ना तो 5100 बुढ़ापा पेंशन मिली 4 साढ़े 4 साल की सरकार में, आज वो 75% वाला भी हाईकोर्ट ने जैसे उस पे उसको खारिज कर दिया। 75% वाले हरियाणा सरकार, तो यानी कि हरियाणा सरकार ने वो ना तो उसकी पैरवी करी, ना उस कानून को अच्छी तरह प्रभावी रूप से बनाया गया। बाकी प्रदेशों में तो कई जगह है वो, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है ये असली जो गठबंधन हुआ था, ये 5100 बुढ़ापा पेंशन पे था, ना ये गठबंधन 75% हरियाणवी युवाओं के रोजगार के आश्वासन पे था। ये गठबंधन था भ्रष्टाचार के समझौते पे। अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराओ, महकमे लो, हरियाणा लूटो। और आज हरियाणा प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार एक भ्रष्टाचार के गठबंधन के पर्यायवाची सरकार बन चुकी है। ये स्थिति आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा में निजी क्षेत्र में प्रदेशवासियों को 75% नौकरी में आरक्षण देने का कानून है, कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो वकील अक्षय भान ने भी जानकारी देते हुए बताया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में कुल 9 याचिकाएं दाखिल हुई थी। हरियाणा सरकार ने साल 2020 में निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने का एक कानून बनाया था, जिसमें शुरुआत में 50,000 तक की नौकरियां लागू की गई थी और बाद में इसमें सुधार कर 30,000 तक की नौकरियां लागू की गई। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 75% आरक्षण कानून खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण कानून को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ये बताने में नाकाम रही कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये कानून बनाते हैं। और बताते चले आपको कि संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत किसी भी सरकार को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान में देश के 3 राज्यों में निजी क्षेत्र में नौकरी आरक्षण कानून लागू है, लेकिन उन सब के लिए देश की संसद से अनुमति ली गई थी।
और बीजेपी और जेजेपी सरकार में गठबंधन में 5100 बुढ़ापा पेंशन पर था और ना ही अब प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को रोजगार में 75% आरक्षण पर था। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपने बयान जारी किए हैं और साथ ही उन्होंने विरोध भी किया है बीजेपी जेजेपी सरकार में गठबंधन में। उन्होंने कहा कि ना कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पर था और ना ही प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को रोजगार में 75% आरक्षण पर था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता टीना क्रमवीर और साथ ही ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। आपसे सबसे पहले आपके पास आएंगे इनेलो से ओमकार सिंह के पास में। तो जो भी अभी आरक्षण का मुद्दा है 75% आरक्षण का, तो आप इस पर क्या आपके विचार हैं? अंकिता जी, मेरी बारी है? जी हाँ, आपकी है। अंकिता जी देखिए, ये जो गठबंधन सरकार है ये आज तक चल रही है भगवान के सहारे, बिना किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के। कोई इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना ही किसी पेपर में, न्यूज़पेपर ने या चैनल ने बताया। अब इस सिर्फ झूठी शोहरत हासिल करने के लिए इन्होंने 75% आरक्षण की घोषणा कर दी प्राइवेट सेक्टर में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्थापित नियम है, आज का नहीं, तकरीबन 3 दशक हो गए उस नियम को, कि कोई भी संस्था, कोई भी स्टेट 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकती। जब एक स्थापित नियम है, उसके बावजूद सिर्फ झूठी शोहरत हासिल करने के लिए, और एक भी बच्चे को नौकरी नहीं लगाया होगा। जिस दिन से नियम बनाया कोर्ट में चले गए दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए, ये सिर्फ इनका रोजगार देने का एक ढिंढोरा था जो इनका पूरा नहीं हुआ और एक ड्रामेबाजी थी, हम 75% आरक्षण देंगे। अरे भाई, इस पे काम करने के बजाय आप उद्योगीकरण की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? आज हरियाणा में नशा इतना ज्यादा बिक रहा है, उसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। कभी हम सुनते थे उड़ता पंजाब, आज उड़ता हरियाणा हो रहा है। जहरीली शराब से अभी मौतें हुई हैं, इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। जब हम जनता को रोजगार दे देंगे, और देखिए अंकिता जी, कितने अफसोस की बात है, इस बार का बजट था 1,83,950 करोड़ का, और औद्योगिक सेक्टर के लिए मात्र 850 करोड़ रुपए रखे गए थे। औद्योगिक सेक्टर को क्यों बढ़ावा नहीं देते? नई नई इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगवाते? आप देखिए, हरियाणा के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने जाके बद्दी में, कालाम में, सोलन में, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियां लगा रखी हैं। क्यों? ये चीज इनके नजर नहीं आती इन नेताओं के। ये रोजगार देना नहीं चाहते जनता को। ये पर बीजेपी और जेजेपी इनकी नीति है इनकी। इन्होंने जब से सत्ता में आए 80 करोड़ लोगों को ये कहते हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मतलब 80 करोड़ लोग इन्होंने गरीब बना दिए। ये जनता को भिखारी और गरीब ही बना के रखना चाहते हैं। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात। अगर ये रोजगार देना चाहते हैं तो हरियाणा में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें। ये कहते थे 6.5 लाख करोड़ का MOU जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए कहते थे। देखिए, खट्टर साहब भी गए थे, उप मुख्यमंत्री भी गए थे। इन्होंने बोला था 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, और आया कितना? मात्र 12,000 करोड़। अंकिता जी, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। जनता भी इसको जान चुकी है। आज प्रत्येक वर्ग परेशान है, उसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। जितने भी प्रदेश के अंदर अनियमितताएं हो रही हैं, उसका मेन अगर हम रीजन निकालेंगे, अगर हम विश्लेषण करेंगे, तो पता लगेगा इन सबके पीछे मुख्य कारण बेरोजगारी है। रोजगार दीजिए जनता को। और इंडियन नेशनल लोकदल ने फैसला किया है कि सरकार आने पर प्रत्येक परिवार में से एक रोजगार देंगे। जी, हम आपके पास दोबारा से आएंगे। भूपेंद्र गहलावत भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे क्वेश्चन लेना चाहेंगे, अतीना जी आपके पास भी आएंगे, और उससे पहले हम क्वेश्चन करना चाहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत से। बीजेपी जेजेपी सरकार में गठबंधन ना 5100 बुढ़ापा पेंशन पर था और ना ही प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं को रोजगार में 75% आरक्षण पर था। इनका असली गठबंधन तो भ्रष्टाचार के समझौते पर था, ये कहना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो आपसे इस पर आंसर चाहेंगे। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा को तो क्योंकि इनके मुंह से मलाई निकल गई, और जिस तरह से इन्होंने 9.5 साल तक देश को लूटा, प्रदेश को लूटा है,
इनको वो बातें, जब इनकी राज था तो इन्होंने कुछ नहीं किया, अब इनके मुंह के मलाई निकल गई तो सारी बातें इनको याद आ रही हैं, दूसरी सरकारों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो 75% आरक्षण और 5100 रुपये पेंशन था, ये हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं था। हमारे जो गठबंधन में साथी हैं उनके ये उसमें था, और हमने बेरोजगारों को रोजगार मिले, हरियाणा में ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए ये व्यवस्था की थी। लेकिन कुछ लोग माननीय न्यायालय में चले गए और न्यायालय ने ये फैसला किया। हमारी सरकार उच्चतम न्यायालय में भी जाएगी और वहां से जो भी फैसला होगा वो तो सबको मान्य होगा। हमारी सरकार ने कोशिश की थी कि हरियाणा के नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, लेकिन देखिए, कोर्ट का तो किसी का मामला होता नहीं है, वो अपने हिसाब से जो फैसला लेते हैं उनको सबको मानना पड़ता है। और हम तो कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो 75% का था ये लागू रहे। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसको रद्द कर देगा तो देखो, फिर तो कोई बात है नहीं, फिर तो जो उनका फैसला आएगा वो सबको, हमें भी मानना होगा, दूसरे लोगों को भी मानना होगा। देखिए, ये तो कहने को तो कुछ ही कहते रहते हैं। इनका राज आया था तब इन्होंने किस तरह से नौकरियां बेची थी भूपेंद्र हुड्डा ने, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस के राज में किस तरह से खर्ची पर्ची दे के नौकरी लगती थी। 13 लिस्टें इनकी कैंसिल हो चुकी हैं और 14वीं लिस्ट, बल्कि 15वीं 14वीं जो इंस्पेक्टर भर्ती थी वो को भी संदिग्ध मान लिया। अभी एक जो शिक्षक भर्ती थी उनको भी संदिग्ध मानने की बात हो गई है। ये सब लोग जानते हैं किस तरह से इन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया था और हरियाणा प्रदेश के बेरोजगारों का लूटने का काम किया था। आजकल सारी भी नीतियां जो है वो पारदर्शिता से हो रही है, बगैर खर्ची पर्ची के हो रही है। अभी देखिए, हम सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास की बात करते हैं। अभी जो 14 एसडीओ 16 एसडीओ जो भर्ती हुए उसमें 8 जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं थे, जनरल के थे, उनमें भी सारी जाट जाति के 8 के 8 एसडीओ लगाने का काम, क्योंकि वो मेरिट में आ गए। हम किसी जाति से, किसी से बात नहीं करते, हम तो सबका विकास, सबका सम्मान, हमारे लिए सभी जातियां, सभी हरियाणा प्रदेश के लोग एक समान है। जिसका जो हक बनता है वो उसको देने का काम हमारी सरकार करती है। भूपेन जी, आपके पास दोबारा से आपने टीना कर्मवीर के पास चलते हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस से। जैसा कि अभी 75% का नौकरी का आरक्षण देने का कानून था जिसको खारिज कर दिया गया है कोर्ट ने, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि मैनिफेस्टो में कुछ भी ऐसा नहीं डालना चाहिए था, चाहे वो जेजेपी हो या भारतीय जनता पार्टी को। अगर आप मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे वादे करते हैं और जनता को वो वादे नहीं दे पाते, तो ये आप सब, इस सरकार की, खासकर जेजेपी की, ये सबसे बड़ी हार है। और भारतीय जनता पार्टी की भी हार कहूंगी मैं इसे। और ये सिर्फ हरियाणा के विषय में नहीं है, इन्होंने राजस्थान में भी अब जाके ये कहा है कि हम 75% जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण देने का काम करेंगे। जब भैया आप लोगों के बस का सरकार चलाना नहीं है, ना आप कोर्ट के अंदर अपनी आवाज को बुलंद रख सकते हैं, ना अपनी बात रख सकते हैं, तो फिर इस तरीके के वादे क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, जनता का क्या है कि जनता के बीच में जब कोई इस तरीके के वादे करते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि अगर हमें 75% जो है नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में अगर आरक्षण मिल रहा है तो अच्छी बात है, हम तो इसी सरकार को वोट दे देते हैं। लेकिन हासिल क्या हुआ जनता को? जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया। ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार, देखिए, हम तमिलनाडु सरकार की बात कर लें, अब और अन्य राज्य भी देखेंगे, उन लोगों ने तो ये इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन हरियाणा क्यों पीछे रह गया? हरियाणा को क्यों हाईकोर्ट को रद्द करना पड़ा? क्योंकि ये अपनी बात को पूर्ण सक्षम रूप से नहीं कह पाए। और दूसरी बात मैं इसमें ये भी कहना चाहती हूँ, देखिए, नारी वंदन विधेयक लेकर आए थे ये लोग कि हमने उसमें बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स रचे गए, बहुत तरीके की डिबेट्स की गई, लेकिन उससे महिलाओं को क्या हासिल हुआ? सवाल यहाँ पर ये है, और ये बहुत ही गंभीर विषय है कि एक सरकार ऐसी है जो वादे इतने बड़े बड़े कर देती है, लेकिन जब उनको पूरा करने का बात आती है तो पता नहीं कब होगा, 2039 में होगा या किस में होगा, ये महिलाओं को भी नहीं पता, ये इनकी पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता। और जजपा ने तो एक वादा और भी किया था कि 5100 पेंशन दिया जाएगा। क्या मिल रहा है हरियाणा वासियों को? तो मैं ये कहना चाहती हूँ साफ तौर पर। जी आपका भूपेन गहलावत जी, आप आंसर दीजिए। जो कि 75% आरक्षण की बात कही गई थी उसका, और 5100 बुढ़ापा पेंशन की बात कही गई थी, उस पर आप जवाब दीजिए। भूपेन जी, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज तो मुझे मिल रही है, लेकिन जो दूसरे प्रवक्ता बोलते हैं उनकी आवाज मुझे नहीं मिलती। तो ये आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दे देता हूँ। जी,
इन्होंने, टीना जी ने ये बोला हुआ है कि 5100 बुढ़ापा पेंशन की बात कही गई थी और साथ ही मैनिफेस्टो में 75% आरक्षण की बात भी कही गई। जब सरकार जब अपने वादे पूरे नहीं कर पाती तो ऐसे वादे ही क्यों करती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी बोलते हुए कहा, हमारी सरकार ने ना तो 75% का वादा किया था, ना 5100 रुपए का वादा किया था। हमारी सरकार ने तो 3000 रुपए का वादा किया था और 3000 पेंशन देने का वादा किया था। 3000 पेंशन हमें 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। और जब इनकी सरकार थी तो मात्र 500 रुपए 9.5 साल में बढ़ाने का काम हुआ था। और जब हमारी सरकार आई तो उसमें 2000 रुपए बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करती है। हमारी यहाँ झूठ बोलने की आदत नहीं है। 5100 का जो वादा था वो गठबंधन के हमारे साथी हैं उनका वादा था। और दूसरा 75% का भी हमने अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा नहीं किया था। लेकिन क्योंकि गठबंधन में हमारे साथी हैं, उन्होंने इस बात की हाँ भरी हुई थी। और हम भी ये चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और हरियाणा प्रदेश की तरक्की हो। लेकिन कुछ लोग जैसे चले गए, न्यायालय में चले गए, तो जो न्यायालय का फैसला है वो अपने हिसाब से होता है, वो तो किसी के कहने से होता नहीं है। जो न्यायालय ने फैसला किया है तो उसके लिए हम उच्चतम न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेके जाएंगे और वहां से जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। हमारी सरकार तो नौकरी देने में पीछे नहीं रहती। चाहे हमारे यहाँ उद्योग लगाए, हमने अलग अलग उद्योग लगा के 12 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी भी बिना खर्ची पर्ची के देने का काम किया। और 55-60 हजार वैकेंसी अभी भी हमारे प्रोसेस में है, जिनको बहुत जल्दी भर करके हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी की तरह एक आदमी की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका भरोसा जीत करके अपनी सरकार को चला रहे हैं। हमारी सरकार में ये नहीं है कि पिताजी को तो एक सीट से एमपी मिल गई और दूसरी सीट से बेटे को मिल गई और फिर हार गए तो एक राज्यसभा में चला गया, एक विधानसभा में चला गया। हमारे यहाँ यह सिस्टम नहीं है। ये देखिए, जैसे भी इनका राज्यसभा का भी आता है तो भी वो एक ही परिवार से, जो कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द 50-100 लोग बैठे होते हैं, उन्हीं का फायदा होता है। और ये किसी का, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं होता। इतने वर्षों से इन्होंने लोगों को भगाने का काम किया, गरीबी हटाने की बात करी, दूसरी करी, और ये ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं। और इनको हमारे प्रदेश से और हमारे देश से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो हमारे देश का है ही नहीं, वो तो दूसरे देश के लोग, उनकी सभ्यता, हमारी सभ्यता भी नहीं जानते। कभी सोने से आलू निकालने की बात करते, कभी और बात करते। इसलिए हमारे समर्थन हमारे प्रदेश के लोगों का, हमारे देश के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम अगली बार भी, तीसरी बार भी पूरे बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। और ये जो लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं, ये 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। भूपेंद्र गहलावत जी, आप बने रहिएगा। आप टीना के पास चलते हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। टीना जी, भूपेंद्र जी का कहना है कि हमने कोई भी मैनिफेस्टो में ऐसा कोई भी मैनिफेस्टो में हमने नहीं किया हुआ था वादा। और अगर 75% नौकरियों की बात की जा रही है, जिसका आरक्षण जो है उस पर भी देने पर कानून ने, जो हाईकोर्ट ने झटका दिया है, तो लेकिन आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि हम वैकेंसीज जो है, जो भी वैकेंसी निकली हुई है, हम अभी जो भर्तियां हैं वो कर रहे हैं और लगातार हम नौकरी भी दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैंने आपका सवाल सुना, पर मैं पहले ये कहना चाहती हूँ जो भूपेंद्र साहब अभी कह रहे थे। देखिए, इनको मैं बता दूं, आलू से सोना, ये जो शब्द है, ये जो स्टेटमेंट है, ये माननीय देश के प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है। तो पहले जाके करेक्ट कर लीजिए कि आपके नेता किस तरीके का बयान देते हैं। और आलू से सोना जितना पूरे देश की जनता को पता है कि वो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। गंदी नाली से जो गैस के वो चाय भी मोदी जी ही बना सकते हैं। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से जिसे कहें कि हमें स्पष्ट है कि कौन आलू से सोना निकालता है, कौन झूठे वादे करता है, वो देश की जनता को पता है। उसमें आइफ एंड बट नहीं है। लेकिन आप थोड़ा अपने नेताओं के बारे में भी थोड़ा रिसर्च स्टडी करके आए कि वो किस तरीके के बयान देते हैं। अब मुझे लगता है कि आज आपको शायद जेजेपी के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था, क्योंकि अगर जेजेपी के प्रवक्ता यहाँ होते तो मुझे लगता है कि इस बात का बहुत ही मुझे लगता है इस बात का जवाब दे पाते कि वो लगातार इस प्रदेश के अंदर झूठ बोलने का काम जो उन्होंने किया, क्या वो इस प्रदेश के वासियों से माफी मांगेंगे? उन्होंने इस तरीके का झूठ क्यों बोला? ये
एक तरीके का एक पार्टी के ऊपर भी लांछन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी मिलकर लगातार इस देश में, इस प्रदेश के अंदर झूठ बोलने का काम करते हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो राजस्थान अन्य जगह भी झूठ बोलते हैं। जब तक इनका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, आज पूरे प्रदेश को पता चल गया है कि ये लगातार कितना झूठ बोलते आ रहे हैं। एक तरीके से वादा करते हैं, फिर वादे से मुकर जाते हैं। अब नौकरियों पर बात कर लेते हैं। नौकरियों पर ये कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं, तो किसको नौकरियां दी है? जो दूसरे प्रदेशों में जाकर धक्के खा रहे हैं पीएचडी एमफिल की डिग्रियां लेकर, वो आज भी क्लर्क की भर्ती के लिए आप यूपी का डाटा देख लीजिए, वहां पर फॉर्म देख लीजिए, एप्लीकेशन देख लीजिए। यहाँ 13,000, हरियाणा के अंदर 13,000 वैकेंसीज आती है, तो कितने 14 लाख जो है वो एप्लीकेंट होते हैं। आप इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदेश के अंदर कितनी बेरोजगारी है। और बेरोजगारी में नंबर 1 हम नहीं कह रहे हैं, सीएमआई की रिपोर्ट ही नहीं, इनकी खुद की रिपोर्ट जो इन्होंने अपने संसद के अंदर कहा है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे कम बेरोजगारी है। तो इससे, इस बात से इनके ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मैंने आपने किसी ने घर पे नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस बात से, अभी गठबंधन की सरकार इनको जवाब देना चाहिए ना, आपने गठबंधन में क्यों बना रखा है? तो आपको उनको गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए कि एक झूठी पार्टी के साथ आप गठबंधन बनाए हुए, तो साफ दिख रहा है स्वार्थ का गठबंधन था ना। जेजेपी तो बोलती झूठ है, वो तो सबको पता है कि किसान हितैषी पार्टी जो अपने आप को कहती है, वो किसानों के साथ क्या किया वो सबने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब क्यों, जिसे कहे अपने गठबंधन धर्म को क्यों नहीं निभा रही है, क्यों नहीं आके बोल रही है, कह रहे कि ये तो हमने कहा नहीं। अब आपने नहीं कहा, आपने वादा नहीं किया, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा और जनता को जवाब देना पड़ेगा। और लगातार आप कह रहे हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो बाहर से है, वहां से, यहाँ से, हमारे चाहे कहीं से हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जो इस देश के अंदर इस देश में लगातार लोगों से झूठ बोलते आए हैं, उससे क्या वो आकर माफी मांगेंगे? उस देश की जनता से माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 18 के करीब जो है 18 करोड़ के करीब नौकरियां मिल जानी चाहिए थी युवाओं को। आज क्यों नहीं मिल रही है? आप देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं लगातार 9 साल से, और फिर आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने ये देखिए, हम क्यों कह रहे हैं, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। अगर ये पूंजीपतियों की पार्टी नहीं होती तो रिजर्वेशन, जिसे रिजर्वेशन मीन्स व्हाट, रिजर्वेशन होता है रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन आप क्यों नहीं देना चाहते? हम ओबीसी पर सवाल उठाते हैं, ओबीसी कि आपने ओबीसी महिलाओं को नहीं दिया, ओबीसी जनगणना, आप देश में कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते। तो सवाल इतने गंभीर है। जब भी सोशल जस्टिस की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी इस वादे से, इस सोशल जस्टिस से ही इनको पता नहीं क्या चिढ़ पैदा होती है, जिसे मैं साफ तौर पर कहूंगी चिड़ी है। ये चिढ़ है जिसकी वजह से ये कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती है। अगर ये कास्ट सेंसस करा जाए तो इस देश में सच्चाई पता चलेगी कि कितने एससी है, कितने एसटी है, और उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कितने जो लोग हैं जो ये वंचित समाज से आते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में मिल रहा है या नहीं। उनको जो सरकारी नीतियां है, उनके प्रावधान जो किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्या उनको सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है? ये साफ तौर पर सबके से ये नफरत कर रहे हैं। तभी मुझे लगता है कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, ये लोग चिढ़ रहे हैं। क्यों? और दूसरी जगह आप अन्य राज्यों की तुलना की जाए, तमिलनाडु, बिहार, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? बिहार में भी हुआ है, बिहार में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रही है। जी आप बार बार एक ही बात कह रहे थे, पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी। इनसे जरा पूछना, अगर पर्ची खर्ची बंद कर दी तो सचिवालय से जो 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे वो कहां से प्राप्त हुए थे? और इनका अपना विधायक जो एलिगेशन लगा रहा था कि नौकरी के लिए मैंने पैसे दिए, वो एलिगेशन किस पे, विपक्ष पे लगा रहा था क्या? ये ऐसी सरकार है जो कहती है हमें कानून का भी पता नहीं। अब देखिए विधानसभा में पढ़े लिखे लोग बैठे कि अनपढ़ बैठे हैं? मुख्यमंत्री महोदय को नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगा रखी है आरक्षण के ऊपर 50% की। जिस दिन इन्होंने ये कानून पास किया था, अब ये कहते हैं हमारा एजेंडा नहीं था, हमारे उसमें नहीं था। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली लागू है और विधानसभा में एक मंत्री अगर कोई गलत कार्य करता है तो सामूहिक दायित्व का नियम लागू होता है, सारे मंत्रालय पर आरोप आता है। आप क्या कह रहे हो? विधानसभा में अगर कानून पास किया तो क्या जेजेपी ने पास किया, बीजेपी ने पास नहीं किया? इनको मालूम नहीं था कि 50% से अधिक का अगर कानून बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देंगे। अभी भी जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। ये बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे भाई, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाओ चाहे कहीं जाओ,
जब एक स्थापित नियम बना दिया न्यायालय ने, उसकी परिसीमा में तो आपको रहना पड़ेगा। ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं। इन्होंने अगर नौकरियां दी होती, आज बेरोजगारी में चरम सीमा पर ना होता हरियाणा। इन्होंने अगर नौकरियां दी होती, आज नशे में नंबर 1 ना पहुंचते हम। आज जगह जगह पे ओमकार जी, समय काफी कम है, जिसकी वजह से अब हम बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत के पास चलते हैं। आप अब आगे आपकी क्या जो भी आपने कोर्ट में किया था, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है, तो इस पर अब आगे का कदम क्या रहेगा आपका? भूपेंद्र गहलावत जी, आपको आवाज मिल रही है? तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता टीना कांग्रेस के हैं और साथ ही प्रवक्ता इनेलो से ओमकार सिंह और भूपेंद्र गहलावत बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।